हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। 1 से 7 मार्च आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स में पूछे गए प्रश्नों को चलिए सोल्व करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि एक सिलेंडर की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई 42 सेंटीमीटर है, तो सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्या होगा। वक्र पृष्ठ कहते हैं सरफेस एरिया को। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर की सबसे पहले दी है कि जो इसकी ऊंचाई है वो आपको गिवन है 42 सेंटीमीटर और इसका जो त्रिज्या है वो आपका 25 सेंटीमीटर गिवन है। तो आगे देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो सरफेस एरिया इसका निकालना है। जो सिलेंडर के चारों तरफ का जो एरिया है बाहर से, ये इसका सरफेस एरिया हमको निकालना है। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, उसका फार्मूला होता है 2πr/h। तो यहाँ से आपको 2 के बाद इसका जो पाई है, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और आर की वैल्यू आपको दी है त्रिज्या 25 सेंटीमीटर और एच वैल्यू दी है आपकी 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर मैं सरफेस एरिया फाइंड आउट करूँ तो 7 पंजे 35, 7 छीक 42, 6 बार में कट जाएगा और यहाँ से 22 दूनी 44 हो जाएगा और 25 की 6 से गुणा करेंगे तो 25 छीक का कितना हो जाएगा 150। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो जीरो आपका एजिटिव हो जाएगा। 25 15 चौका 60 का जीरो कैरी 6, 15 चौका 60 और 6 66। तो 6600 सेंटीमीटर जो है इसका सरफेस एरिया हो जाएगा, जो आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका सरफेस एरिया हो जाएगा। अगर आप मीटर में इसको कन्वर्ट करना चाहो तो आप इसको जो है 100/100 में 100 × 100 कर दोगे तो आपकी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 0.66 मीटर का स्क्वायर आपका सरफेस एरिया हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट प्रश्न में दिया है कि एक आयत जिसकी भुजा 24 और 28 है सेंटीमीटर में दिया है, 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप समचतुर्भुज के परिमाप के बराबर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है। एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है और वही आयत को समचतुर्भुज, जो आयत का जो परिमाप निकला है वो समचतुर्भुज के परिमाप के बराबर है। तो इसका मतलब आयत की भुजा एक 24 है, मान लेते हैं अगर ये 24 है और जो बड़ा वाला है वो 28 है। तो यहाँ जो आयत का जो परिमाप आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2 of L+B। तो ये हो जाएगा 28 + 24। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 2 of 28 + 24 कितना हो जाएगा 52 और 52 की 2 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 104। तो ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर। सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो जो आपका समचतुर्भुज है इसके सभी जो एरिया जो इसकी साइडें होती है समचतुर्भुज की वो बराबर होती हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो एक साइड की वैल्यू आ जाएगी। तो डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 छीक 24, तो 26 4 छीक 24। तो यहाँ से आपका 26 सेंटीमीटर की इसकी क्या निकल गई, इसकी भुजा निकल गई। तो इस समचतुर्भुज की जितनी भी भुजाएं हैं सब बराबर होती हैं, तो इसकी सारी भुजाएं 26-26 सेंटीमीटर की हो जाएंगी और ये इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका विकर्ण D1 और ये हो जाएगा इसका विकर्ण D2। तो आपको पता होगा कि जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फार्मूला होता है, ये हो गया आपका रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है आपका 1/2 गुणा विकर्ण पहला गुणा विकर्ण दूसरा। तो ये इसका एरिया होता है। तो पहला विकर्ण निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस का जो दोनों विकर्ण होते हैं वो आपस में 90 डिग्री पर काटते हैं और एक भुजा आपकी 26 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट काम करेगा। तो अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर इसमें काम करेगा तो सामने वाला अगर 26 है तो आपको पता है ट्रिपलेट कई सारे होते हैं, जैसे कि 3, 4 और 5 का होता है। ऐसे ही आपका यहाँ से 5 का और 12 का और 13 का होता है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये कर्ण है इसमें जो 26 का है। तो 13 का अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ तो यहाँ पे 26 आ जाएगा। इसका मतलब कर्ण हमारा 26 हो गया है। तो आधार और लंब कितना कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखो इसका भी 2 से गुणा करेंगे तो ये 24 हो जाएगा और इसकी 2 से गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। इसका मतलब एक आधार हो जाएगा, एक लंब हो जाएगा। तो अगर मान लो कि कोई एक अगर 24 है तो उसके 24 का दुगुना कर देंगे 48 हो जाएगा, तो एक D1 की वैल्यू आ जाएगी। अगर एक 10 है तो दूसरा 10 का दुगुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा, वो D2 की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक हो जाएगा 24 दूनी 48 और एक हो जाएगा 10 दूनी 20। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे 10 बार में चला जाएगा और यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 480। तो 480 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस निकल जाएगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल काफ़ी इजी तरीके से मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है।
नेक्स्ट प्रश्न में दिया है कि राम 2 लाख रुपए का एक सामान 5% लाभ पर श्याम को बेच देता है, फिर श्याम ने 5% के हानि पर राम को उसी को बेच दिया, उसी वस्तु को, तो राम का लाभ क्या है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, मैं आपको सिंपल डायरेक्टली तरीके से सोल्व करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है वो 2 लाख की है। कितने की है? 2 लाख की है। तो अगर वो वस्तु 2 लाख रुपए की है तो इसका 5% लाभ निकालेंगे तो इसका 10% हो जाएगा 20,000। तो 20,000 का अगर मैं आधा कर दूं तो 5% निकल जाएगा, तो 5% 10,000 रुपये हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राम है उसने 10,000 रुपये के लाभ पर श्याम को बेच दिया। तो अगर 10,000 रुपये का लाभ लेके बेचा है तो श्याम को कितने का बेच दिया? तो उसने बेच दिया 2,10,000 रुपये का। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये श्याम का सीपी हो गया है, ठीक है। और राम का जो था 2 लाख का सामान था, राम का सीपी ये था, और इसने 10,000 रुपये का फ़ायदे में, प्रॉफिट में इसने किसको बेच दिया? श्याम को बेच दिया। तो ये जो है ये श्याम का अब सीपी हो गया है। तो अब कहता है कि श्याम ने 5% हानि पर राम को बेच दिया। अगर इसको इसने अपने 5% के हानि पर अगर राम को बेच दिया तो इसका 5% कितना हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा 21, ये 2,10,000 का 10% हो जाएगा 21,000, और इसको मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा आपका कितना? 10,500। तो 10,500 की हानि पे उसने क्या किया? किसको बेच दिया? उसने राम को बेच दिया। तो 10,500 की हानि पे अगर इसने बेचा है, 5% का जो हानि हुई है, तो इसका 5% अगर मैं इसको माइनस कर दूँ 2,10,000 में से, तो 10,500, तो ये हो जाएगा आपका। यहाँ से अगर मैं माइनस कर देता हूँ 10,500, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, 2,10,000 में से माइनस कर रहा हूँ तो 0 0, 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 में से गया 9, और यहाँ हो जाएगा 1,99,500 रुपये का। लेकिन राम का जो सामान था कितने का था? वो 2 लाख रुपये का था स्टार्टिंग में, और अब उस राम को लाभ कितने का हुआ है? अब राम ने उसको कितने में खरीद लिया? वो खरीद लिया 1,99,500 रुपये में। तो 2 लाख में से अगर मैं 1,99,500 माइनस कर दूंगा तो जो लाभ हो जाएगा राम का वो 500 रुपये का लाभ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ काफ़ी जी तरीके से क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ आपको क्लियर हो गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और वेरी अच्छा क्वेश्चन है। आपको मेरा पढ़ाया हुआ अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ जो है कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस हमारे वीडियोस में हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 12.5 वर्ष में कोई धन स्वयं का तिगुना हो जाता है तो रेट प्रतिशत क्या है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। मान लीजिए कि अगर धन अगर स्वयं का तिगुना हो चुका है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरेस्ट है वो क्या हो गया? दुगना हो गया है। तो इंटरेस्ट अगर दुगना हो गया तो मान लेते हैं कोई धन 100 रुपये का है और उसका इंटरेस्ट 2 गुना हो गया तो ये हो जाएगा 200, ठीक है। तो ये धन और उसका इंटरेस्ट मिलाया जाए तो टोटल 3 गुना हो जाएगा धन का। तो अगर यहाँ से ये पी की वैल्यू हो गई, यहाँ से आर की वैल्यू आर मान लेते हैं, और टी कितना कह रहा है? 12.5 वर्ष दे रहा है, तो ये हो जाएगा 12.5, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा? 100। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से मैं बात करूँ पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 2,000 बन जाएगा। आर की वैल्यू हो जाएगी 2,000 बटे 12.125, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 25 पंजे 125, ये हो जाएगा 25 अट्ठे 200, और 0 हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 एक 30। तो 16% आपका ब्याज हो जाएगा जो इसका रेट प्रतिशत कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छी तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 50 संख्याओं का माध्य 40 है, उनमें से एक संख्या को 43 की जगह 23 पढ़ लिया गया, तो सही माध्य क्या है? देखिए 50 संख्याएं हैं, इसका माध्य कहता है कितना है? 40 है। तो 50 संख्याओं का अगर माध्य 40 है तो अगर मैं इसका ये एवरेज को माध्य कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 50 संख्याओं का माध्य 40, अगर मैं 50 से गुणा कर दूं तो कुल संख्या निकल जाएगी, लेकिन माध्य पहले से ही पता है कि 50 संख्याओं का 40 है। लेकिन कारण क्या हुआ है कि एक को 43 की जगह पे एक संख्या को 23 पढ़ लिया गया, इसका मतलब कम पढ़ लिया गया है। तो सही माध्य क्या है? तो 43 की जगह अगर 23 पढ़ लिया गया है तो इसका मतलब माध्य कम हो गया, ठीक है। तो वो जो माध्य 40 है वो 23 पढ़ लिया गया, इसकी जगह पर माध्य 40 है, तो इसका मतलब माध्य 40 से ज़्यादा होना चाहिए था क्योंकि वो संख्या 43 थी। तो इस 40 माध्य में अगर मैं 23 पढ़ लिया गया है तो 43 की जगह पे तो 20 जो है 43 में से अगर मैं 23 को माइनस कर दूं तो हमारा 20 जो है ना वो कम पढ़ लिया गया। तो 20 मुझे बढ़ाना है, तो 20 क्या करना है? बढ़ाना है। किसके? अब ये जो 20 बढ़ाना है तो अब ये हो जाएगा, संख्या टोटल कितनी थी? 50 थी, तो 50 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पे 40 प्लस ये हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 0.4।
तो टोटल जो एक्चुअल जो माध्य है वो 40.4 का हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी ईजी तरीके से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप इस बात को समझ लीजिए कि पहले जो था 40 माध्य का व 50 संख्याओं का जब 23 पढ़ा गया था, लेकिन एक्चुअल में संख्या 43 थी, तो इसका मतलब माध्य बढ़ेगा। तो जो 20 बढ़ा और कितने 50 संख्याएँ तो नहीं है, तो वो संख्याएं से हम क्या करेंगे, उसके माध्य को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ पढ़ाया हुआ मेरे आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट प्रश्न में कहता है कि दो संख्या 5:4 के अनुपात में है और उनका एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 18,000 है, तो उन संख्याओं का योगफल बताओ। तो अगर मैं दो संख्या 5:4 के अनुपात में है, ठीक है, और उनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन 18,000 है, मान लेते हैं पहली संख्या 5x है और दूसरी संख्या कितनी है, 4x है कुल। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से अगर इनका एचसीएफ की बात करूँ तो एचसीएफ तो x हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। अगर मैं एलसीएम की बात करूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा, एलसीएम में क्या होता है कि दोनों में कॉमन है, वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में वो दोनों नंबर भी रहेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5 × 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 20x। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 18,000 के बराबर है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, तो एचसीएफ गुणा एलसीएम कितना हो जाएगा, 20x², और बराबर इनके मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है, 18,000 के बराबर है। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा और 2 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 900, और x² बराबर 900, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30। तो x बराबर अगर 30 हो गया तो कह रहा संख्याओं का योगफल क्या है, तो पहली संख्या 5x है, दूसरी 4x है, दोनों को सम कर देंगे, कितना हो जाएगा 9x। तो x की वैल्यू हमारी पुट कर देंगे ना यहाँ से, तो x की वैल्यू 30 है, तो ये हो जाएगा 0, 9 दूनी 18, 9 3 27, 270 हो जाएगा। दोनों का जो सम है, संख्याओं का जो योगफल होगा वो 270 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ काफ़ी ईजी तरीके से आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए एचसीएफ हमें दोनों का कॉमन होता है, दोनों में मैंने x मान लिया था तो वो एचसीएफ निकल गया। एलसीएम क्या होता है, दोनों की कॉमन की गुणा करेंगे दोनों नंबरों से, दोनों 5 और 4 से नंबर कर दिया, ये एलसीएम निकल गया। और एचसीएफ की एलसीएम से गुणा करेंगे तो दोनों का एलसीएम जो दिया है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 18,000 है, 18,000 के बराबर दिखा दिया। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल गई, तो ये एक्स की वैल्यू मतलब ये एचसीएफ निकल गया 30। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और एलसीएम के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब एलसीएम अगर निकालना है टोटल तो 30 की 20 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर निकल जाएगा। और अगर मुझे संख्याओं का योग निकालना है तो दोनों संख्याओं को जोड़ दिया मैंने, 5x 4x 9x आ गया, और x की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे दोनों संख्याओं का योग आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। नेक्स्ट प्रश्न में दिया है कि 140 150 ये सब नंबर कई सारे दिए हुए हैं, कह रहे हैं इनकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके नंबरों को चेक करते हैं कि इनका बीच का नंबर कौन सा है, जो भी इनका बीच का नंबर हो जाएगा वो उसकी माध्यिका हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है, तो अगर मैं यहाँ से 4 इधर से हटा दूँ और मैं स्टार्टिंग से 4 हटा दूं तो बीच के 2 नंबर पकड़े गए। कौन कौन से नंबर है, 153 और प्लस 153, तो दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे, बीच का माध्य निकल जाएगा। तो ये 153 प्लस 153 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 306 और बटे 2। फिर ये तुम काटोगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 2, 2 3 6, तो 153 ही आपका इसका माध्य हो जाएगा। इसका आंसर भी 153 ही आ जाएगा, इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, 153। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं, काफ़ी इजी प्रश्न था ये। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहता है 3 क्रमिक संख्याओं का योग 120 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। एक बात बताओ, 3 लगातार संख्याएं हैं, 3 लगातार संख्याएं, उनका योग 120 है, तो अगर मैं योग अगर 120 है तो 3 से डिवाइड कर दूंगा तो उनका क्या निकल जाएगा, उनका एवरेज निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको पता होगी। लगातार 3 संख्याओं का योग 120 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो तीनों का एवरेज निकल जाएगा। तो 3 चौका 12, 40 हो जाएगा। तो इसका मतलब बीच वाली वैल्यू एवरेज होती है, 40 हो गई। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 39, और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 41। पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका जो है 41 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ काफ़ी ईजी तरीके से आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। काफ़ी ईजी क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जा रहे हैं आजकल। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कहता है यदि ए बी बराबर 10 है और a² + b² वैल्यू बराबर 29 है, तो a - b का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो आपको फार्मूला सिर्फ याद होना चाहिए, बाकी ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। तो फार्मूला आपको पता ही है, a² + b² माइनस का 2ab। तो a - b का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, a² + b² 29 है, माइनस का 2 गुणा ab की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो यहाँ से 29 में से 20 गया आपका 9 आ जाएगा। तो a - b के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो 9 आपका एक्चुअल आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। नेक्स्ट प्रश्न में दिया है कि sin 35 और cos 55 और cos 35 और sin 55 की वैल्यू क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं, तो sin 35 तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, और cos 55 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो फार्मूला क्या होता है, ये होता है कि sin 90 - थीटा बराबर होता है cos थीटा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला है। तो अगर मैं इसको cos थीटा है, मान लो थीटा की वैल्यू 55 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 90 - 55, तभी तो
भाई साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 55 है, तो साइन 90 माइनस 55 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ से फिर प्लस क्या हो जाएगा, ये कोस 35 है, मान लो ये क्या है, कोस 35 है, और ये क्या हो जाएगा, साइन, ये हो जाएगा साइन थीटा है तो कोस 90 माइनस 35 और 90 माइनस 55, तो ये हो जाएगा कोस 90 माइनस 55, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि साइन 35, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये हो जाएगा आपका ये भी आपका हो जाएगा साइन 35, ठीक है ना। 90 माइनस 55 कितना हो जाएगा, साइन 35, ये भी साइन 35 हो जाएगा। ये कोस 35 है, ये भी तुम्हारा कोस 35 हो जाएगा, 90 में से 55 घटाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर 35, ये कोस स्क्वायर 35, दोनों सम हो जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए एक कोस है एक साइन है, दोनों की वैल्यू का सम 90 है, तो इसका मतलब, और यहाँ पे भी ऐसे ही है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो आंसर आएगा वो 1 ही आ जाएगा, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा या कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, 1 आ जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।